तीन चालाक बहू और दो शरीफ बहू। रानापुर के छोटे से गांव में मालती अपने पति और अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। आज मालती अपने 5 बेटों की शादी करवा कर उनकी 5 बहुओं को अपने घर लेकर आती है और उनका स्वागत करती है। आओ आओ, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। आज से तुम 5 इस घर की बहू हो। इस घर की सभी जिम्मेदारियां तुम्हारी हुई। अरे वाह मालती, क्या बात है। बहू के आते ही तुमने सारी जिम्मेदारियां उनके ही हाथों में थमा दी। अरे कुछ दिन तो उन्हें आराम करने देती। अरे और कब तक मैं इस तरह अपने घर में काम करती रहूंगी। अब जब मेरी बहू आ चुकी है तो उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को समझने दो। क्यों नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे। मेरी माँ ने कहा था, ससुराल तुम्हारा अपना घर होता है और मायका पराया घर होता है, और ससुराल जाके अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं बल्कि माँ पिता का दर्जा देना है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है। वैसे हेमा, तारा, माया, तुम तीनों क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोल सकती हो। अरे माँ जी, शादी की तैयारियों में हम इतना थक गई हैं कि बस क्या ही बताएं। हाँ माँ जी, अब तो बस हमें थोड़ा सा आराम करने को मिल जाए, सारी थकावट मिट जाएगी। वैसे हमारा ससुराल बहुत सुंदर है माँ जी, आपने घर तो बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अरे ये सब तो तुम्हारे पतियों की बदौलत है। चलो मालती, अब तुम अपनी बहू को उनके कमरे तक जाकर छोड़ाओ। अरे मैं क्या इन्हें छोड़ने जाऊंगी, इनके पति खुद ही इन्हें ले जाएंगे। चलो तरुण, रॉकी, कृष्ण, अर्जुन, करण, जाओ अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने कमरे में चले जाओ। वो 5 अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं प्रवीण और मालती भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अर्चना और अनन्या दोनों सुबह समय से उठ जाती हैं और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं। मालती जैसे ही सुबह उठती है, वो अपनी बहू को काम करते हुए देख बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही जल्दी उठ गई हो। क्या बात है, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तुम दोनों तो उठ गई, और वो तीनों अभी तक नहीं उठी। मालती ये कह ही रही होती है कि उसकी बाकी की 3 बहू उसके सामने आकर कहती है, अरे माँ जी, हम तो पहले ही उठ गए थे। हम तीनों ने मिलकर घर की सारी साफ सफाई कर दी है और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये सुनकर मालती बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना और अनन्या दोनों हैरान रह जाती हैं। तभी मालती कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी खूब अच्छे से सुनी है। मेरी 5 बहू कितनी मेहनती हैं और मुझे कितना समझती हैं। वैसे मैं मंदिर जा रही हूँ, आज तो मैं मंदिर में पूरे 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर मालती मंदिर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हेमा, तारा, माया तीनों अर्चना और अनन्या से कहती हैं, देखो, हमें उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। अब तुम ये बात माँ जी को मत बताना। हाँ, वैसे भी आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। मैं तो इतना थक गई हूँ कि क्या बताऊँ। जब तक कुछ दिन आराम नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उन तीनों से कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल को हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो तुम भी तो काम संभाल सकती हो हमारे हिस्से का। हाँ, वैसे अर्चना ने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम चाहो तो जाकर आराम कर सकती हो। उनके कहने के बाद हेमा, तारा, माया एक क्षण भी नहीं रुकती और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रोज चलने लगता है। अर्चना और अनन्या सुबह उठकर घर के सारे काम समय से कर लेती। वहीं दूसरी तरफ हेमा, माया, तारा वो तीनों देर से उठने के बाद भी अर्चना और अनन्या के किए धरे काम पर अपना नाम रख देती। एक दिन अर्चना और अनन्या आपस में बात कर रही होती हैं। जब से हम इस घर में आए हैं तब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां और सारे काम हम दोनों ही करते हैं। हेमा, तारा, माया दिन भर खाने के अलावा और कोई काम नहीं करती हैं, जिसके बाद माँ जी उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहती हैं। तभी उनके पास मालती आ जाती है और उनसे कहती है, अरे क्या हुआ, कोई बात है क्या? मुझे लगता है तुम मुझे देखकर अचानक से चुप हो गई हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अनन्या और अर्चना मालती को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद मालती वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अनन्या और अर्चना सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं।
जिसके बाद वो दोनों रसोई में नाश्ता बनाने लगती हैं। तभी मालती उन दोनों के पास जाकर कहती है, अरे बहू, आज रॉकी का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी पसंद का गाजर का हलवा बनाना चाहती हूँ। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो। अरे नहीं माँ जी, हमारे होते हुए आप रसोई में काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर यहाँ आपकी मदद करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों मेरी मदद करो, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक हेमा, तारा, माया क्यों नहीं आई? उन तीनों का नाम लेते ही अनन्या और अर्चना चुप हो जाती हैं। लेकिन तभी हेमा, तारा और माया रसोई में आ जाती हैं और रसोई में मालती को खाना बनाते हुए देख कहती हैं, अरे माँ जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए उठ नहीं पाई। मुझे तो कल रात से ही बुखार हो रहा है, अभी भी है। मुझे तो कई दिन से सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा अगर मैं ऐसे सबके आसपास घूमूंगी तो किसी और को ना हो जाए। उन तीनों की बीमारियों के बहाने सुनकर मालती को कुछ अटपटा सा लगता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है और आज मैं इस गड़बड़ का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मालती गाजर का हलवा बनाने के बाद उसे एक कटोरी में डालती है और पूजा की थाली लेकर आती है। अरे बहुओं, देखो आज रॉकी का जन्मदिन है और ये हलवा सबसे पहले मैं मंदिर में जाकर चढ़ाऊंगी, उसके बाद किसी को खाने के लिए ये हलवा मिलेगा। चलो मैं जाती हूँ, तब तक तुम घर के बाकी के काम निपटा लेना। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही तुरंत हेमा, तारा और माया अर्चना और अनन्या से कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों माँ जी से आज हमारी चुगलियां कर रही थी? अरे चुगली नहीं, ये दोनों हम तीनों के बारे में बहुत कुछ बोलती होंगी माँ जी से। अरे ये सब छोड़ो, देखो कितना सारा काम पड़ा है और हम तीनों की तो तबीयत ही खराब है। एक काम करो, तुम दोनों हम तीनों के हिस्से का भी काम कर लो। जब से तुम तीनों इस घर में अंदर आई हो तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। रोज रोज तुम बीमारी का बहाना बनाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम दोनों कब तक तुम तीनों के हिस्से का काम करती रहेंगी? अरे अरे जरा देखो तो सही, इन दोनों की कितनी लंबी जुबान चल रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। हेमा और तारा दोनों मिलकर अनन्या और अर्चना को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर मालती आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। बहू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अर्चना और अनन्या के ऊपर हाथ उठाने से पहले। अरे वो दोनों बेचारी दिन भर तुम्हारे हिस्से का काम करती रहती हैं और तुम तीनों रोजाना मेरी आंखों में धूल झोंकती हो। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, हम तो बस इन दोनों को समझा रहे थे, भला हम इन्हें क्यों मारेंगे? अब बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी। मैंने खुद खिड़की से झांक कर ये नजारा पूरा देखा है। तुम तीनों तो इन दोनों के ऊपर रौब जमाती हो। देखो तुम पांचों मेरे लिए एक समान बराबर हो और तुम पांचों को मिलकर रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम तीनों इन दोनों की मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भेज दूंगी। मालती की ये बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो तीनों अर्चना और अनन्या से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से उन दोनों के साथ मिलकर घर के सभी कामों को करवाती हैं। अब मालती अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 2 अमीर और एक गरीब बहू पर ठंड का कहर। कंधे पर स्कूल बस्ता टांगे ठंड से ठिठुरती हुई पिंकी और राजू घर में दस्तक देती हैं। गरिमा रसोई घर का रुख ही कर रही थी कि बच्चों को देखकर रुक जाती है। अरे राजू, पिंकी, तुम दोनों इतनी सुबह सवेर स्कूल से लौट आए? माँ, मैं और राजू भैया को बिन स्वेटर में देखकर टीचर ने हमें कक्षा में बैठने नहीं दिया। हाँ माँ, टीचर ने हमें कक्षा से बाहर कड़कते कोहरे भरे मैदान में खड़ा कर दिया था। हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो हम घर लौट आए। दोनों बच्चे अपनी आप बीती बताते हुए ठंड से थरथर कांप रहे थे। वह गरीब बहू डबडबाई आंखों से उन्हें देख रही थी। बच्चों तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए टमाटर का सूप लेकर आती हूँ, उससे तुम दोनों को गर्माहट मिलेगी। गरिमा झटपट से रसोई घर में आकर कुछ टमाटर धोकर उन्हें काटने बैठती है। तभी वहाँ उसकी सास त्रिवेणी आकर उसे रोकते हुए कहती है, अरे लाडो रानी, इतने सारे टमाटर किस खुशी में काटने जा रही है? माँ जी, राजू और पिंकी ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्हीं के खातिर सूप बना रही हूँ। आहा, गरीबों के घर से आई है, तुझको ये रईसपना रास नहीं आने वाला, समझी? ये महंगे टमाटर मैंने तेरे 2 अनमोल रत्नों के लिए नहीं मंगवाए, समझी? चुपचाप से इनको फ्रिज में रखकर मेरे लिए अदरक इलायची की कड़क चाय बना। ये सुनकर बेचारी गरीब बहू बोलती भी क्या। वह बिना कोई जवाब दिए जल्दी से चाय बनाकर हॉल में आती है, जहाँ उसकी अमीर जेठानी न्यासा और इशिता बैठी होती है।
माँ जी, जेठानी जी, ये लीजिए चाय। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब त्रिवेणी गरीब बहू की बनाई खान पान में नुस्ख ना निकाले। पर उस दिन वह बड़ाई करती हुई कहती है, वाह क्या बात है, आज तो मेरी गरीब बहू के हाथों ने गलती से जबरदस्त चाय बनाई है। जाड़े के मौसम में मजा ही आ गया। गनीमत है कि माँ जी का मिजाज अभी ठीक है। माँ जी के आगे बच्चों के स्वेटर की बात रखने का इससे बेहतर दूजा मौका नहीं मिलेगा। माँ जी, जाड़े का महीना जोरों पर है। अब तो राजू और पिंकी के टीचरों ने भी उन्हें स्वेटर के लिए टोकना शुरू कर दिया है। बेहतर होता जो आप बच्चों के लिए एक आधा स्वेटर खरीद देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी गरीब बहू, तू बोल तो तेरे और तेरे बच्चों के लिए पूरा बिग बाजार खरीद लेती हूँ। अरे नास पिटी, मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंधे हैं? तेरे गरीब बाप ने तो दहेज के दाम में एक खोटा सिक्का भी नहीं दिया। जो है वही पहना अपने बेढंगे बच्चों को, समझी? माँ जी, मैं तो जैसे तैसे इस जाड़े के कहर को काट रही हूँ। मेरे बच्चों पर थोड़ा तो तरस खाइए। गरी माँ, पिछले साल ही तो मैंने राजू के लिए अपने बेटे रोमिल के देह के 2 पुराना स्वेटर दिया था। जेठानी जी, आपने जो स्वेटर दिया था वह ब्रश की मार झेलकर इस हद तक घिस गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके चिथड़े हो गए। उस गरीब बहू के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी त्रिवेणी पर एक तिनके का भी असर नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जाड़े का महीना जोरों पर पहुंच जाता है। दोनों बच्चे फटा पुराना सा स्वेटर पहनकर स्कूल रवाना हो जाते हैं। चारों ओर सर्दी का भयंकर कोहरा छाया होता है, जो कहर बनकर गरीब बहू के दोनों बच्चों पर फूट रहा था, जिस कारण बेचारे बच्चे कपकपाने लगते हैं। ये देखकर अमीर बहू के रईस बच्चे गुड़िया और रोमिल ठहाके मार के ठंड में ठिठुरते बच्चों की हंसी उड़ाने लगते हैं। अरे देख देख गुड़िया, ये दोनों गरीब भाई बहन कैसे ठंड में ठुमके लगा रहे हैं। रोमिल, गुड़िया, हम दोनों को छाते में आने दो, तुम्हारे पास तो ये गर्म स्वेटर भी है। अरे तो क्या हमारा गर्म स्वेटर तुम दोनों गरीब के लिए थोड़ी है? खबरदार जो हमारी छतरी छूने की कोशिश भी की तो। एकाएक मौसम बेहद बिगड़ जाता है, जिसके साथ जाड़े की सर्द लहरों की गति दोनों गरीब बच्चों के फटे हुए स्वेटर को छेद कर भीतर आती है। उस पर कड़कती हुई बिजली सर्दी के कहर को 2 गुना बढ़ा देती है। हे भगवान, ये सर्दी तो दिन दहाड़े ही भयंकर रुख किए बैठी है। इतनी देर हो गई, बच्चे भी घर नहीं लौटे। मुझे ही जाकर देखना होगा। माँ जी देखिए, सर्दी का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाते तो मौसम का मजा ही आ जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम्हारी फरमाइश फौरन पूरी किए देती हूँ। अभी वह गरीब बहू बाहर पांव रखने वाली थी कि सास का फरमान जारी हो जाता है। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मटकने जा रही है? माँ जी, बाहर बहुत जोरों की सर्दी पड़ रही है। जाने मेरे दोनों बच्चे किन हालातों में सर्दी का कहर सहन कर रहे होंगे। भाभी, आप दोनों को बच्चों की चिंता नहीं हो रही क्या? हमें क्यों बच्चों की चिंता सताने लगी? लाखों खर्च करके बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लत्ते जो मंगवाए हैं। एकदम खरी बात कही आपने भाभी। आखिरकार वह सर्दी के कोट जैकेट इतने महंगे भी तो हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो जाए या जाड़े की बर्फबारी भी होने लगे, तब भी हमारे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। माँ जी, मेरे बच्चों के पास तो जाड़े से बचने का कोई जुगाड़ नहीं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अरे बंद कर अपनी ये माँ की ममता। अरे ऐसा भी सर्दी का कौन सा कहर ढा रही है? बर्फबारी का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तेरे बच्चों पर। चुपचाप से जाकर चाय और पकौड़े बना। रसोई घर में काम कर रही गरीब बहू अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी सांझ की बेला बीतने के साथ उसके बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए बीमार अवस्था में घर आते हैं। माँ, आप कहाँ हो? आवाज सुनकर गरीब बहू भागती हुई अपने बच्चों को गले लगाती है। कहाँ रह गए थे मेरे बच्चों? जानते हो, सर्दी के कहर को देखकर डर के मारे मेरा मन कितना कच्चा हो गया था। लो भाई, भरत मिलाप शुरू हो गया। अरे, तुम दोनों का शरीर तो बुखार से तप रहा है। अरे ओ करमजली, पकौड़े कहाँ हैं? माँ जी, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? यहाँ मेरे बच्चे तेज बुखार से तप रहे हैं और आप तीनों को चाय पकौड़ों की पड़ी है। ज्यादा बड़बोली बहू बनने की कोशिश मत कर। पहले मुझे और मेरी बहू और मेरे दोनों पोते पोती को पकौड़े परोस, फिर लुटाती रहिए अपने बेढंगे बच्चों पर प्यार। पकौड़े परोसने के बाद गरीब बहू अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव सहलाने लगती है। हे भगवान, सभी खिड़की दरवाजे भी बंद हैं, बावजूद इसके मेरे बच्चों का थरथराना नहीं थम रहा। इस पर गरिमा दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है, जहां उसे छोड़
सभी जन शॉल स्वेटर ओढ़े आग सेकते हुए गजक पट्टी और मूंगफली के मजे लूट रहे थे। माँ जी, मेरे बच्चों की सेहत बिगड़ती जा रही है, दवाई के बगैर बात नहीं बनेगी, कुछ पैसे दे दीजिए। तेरे बच्चों की दवाइयों के दाम के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, चल भाग यहाँ से। फिर गरिमा दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास आकर सर्दी की सारी रात जागकर उनकी सेवा टहल करती है। कभी वह उन्हें काढ़ा देती तो कभी भाप। भगवान ने बच्चों को बीमारी के बिछौने को पलटकर उस गरीब बहू पर दया दिखाई, मगर ईश्वर का कोप त्रिवेणी पर सर्दी का कहर बनकर टूट पड़ा। वह बेतहाशा बीमार हो गई। ऐसे में उसकी अमीर बहुओं ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए और गरीब बहू और उसके बच्चे ही उसका गढ़ बनकर खड़े हुए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बच्चों, दादी का ख्याल रखो, मैं उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ। पिंकी, तू दादी के पाँव दबा, मैं दादी को पट्टी देता हूँ ताकि बुखार न बढ़े। कुछ देर बाद, ये लीजिए, ये गर्मा गर्म काढ़ा पीजिए, ये बेहद लाभकारी होगा। इस तरह गरीब बहू और उसके बच्चों की बदौलत अगली सुबह तक त्रिवेणी का बुखार उतर जाता है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि उभर रही थी कि कैसे उसने सर्दी के कहर में अपनी गरीब बहू और उसके बच्चों पर क्रूरता की। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने इस सर्दी के कहर में तुझ पर कोड़े बरसाए, बावजूद इसके तूने आज इस जाड़े से मेरी जान बचाई। वही मैंने जिन बहू के लिए अपनी जान निछावर करी, उन्होंने मेरे तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखा। मैं कितनी बदकिस्मत सास और दादी हूँ। मुझे अपने पोता पोती से प्यार करना चाहिए था, तो उस समय मैंने अपने पोता पोती को ठोकर मारी। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी, शांत हो जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरे दिल में आपका दर्जा जितना पहले था उतना ही आज भी है। त्रिवेणी अपने पोते और पोती को गले लगाती है। उस घड़ी उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते ही जा रहे थे। उस दिन से त्रिवेणी अपने पोता पोती और बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और फिर किसी में भेदभाव नहीं करती थी। देसी सास की 5 बेशरम बहुएं। अरे बहुत दिन हो गए अपने बच्चों से बात किए। जब से मेरे 5 बेटे शहर जाकर कमाने लगे हैं, मैं तो यहाँ पर अकेली ही पड़ गई हूँ। एक काम करती हूँ, आज उन 5 को कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे नालायक सुपुत्र क्या कर रहे होंगे। शीतल एक एक करके अपने 5 बेटों को कॉल लगाती है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिसके बाद शीतल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे 5 बेटों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरे अंदर से तो हलचल सी मच गई है। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी शीतल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे इसमें कौन आ गया? अरे रुको भाई, खोल रही हूँ दरवाजा। अब क्या दरवाजा पीट पीट कर दरवाजे को तोड़ोगे? जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके 5 बेटे खड़े होते हैं, जो उसको देखते ही उसके पैर छूते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे काले, जुग जुग जियो मेरे पुत्रों। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। आखिरकार तुम अपनी माँ को देखने यहाँ आ ही गए। अरे तुम्हें अपनी माँ की थोड़ी भी याद नहीं आती है क्या? अरे माँ, अब सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी? हम कब से खड़े हैं, अब हमें अंदर भी बुलाओगी या नहीं? शीतल अपने 5 बेटों को अंदर आने के लिए कहती है। अरे आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उनके साथ 5 शहर की लड़कियां भी अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर शीतल कहती है, अरे ये 5 लड़कियां कौन है? और इन्हें देखो तो सही, इन्होंने क्या पहना हुआ है? अरे इतने वाहियात कपड़े कोई कैसे पहन सकता है? ची 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 ची, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। अरे माँ, आप इन्हें बाहर क्यों निकाल रही हो? ये 5 हमारी पत्नियां हैं। क्या कहा? तुम्हारी पत्नियां? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारी शादी के कितने और क्या क्या अरमान देखे थे। अरे तुम्हें शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे बेटे तो शहर में जाकर कमा रहे हैं, लेकिन निकम्मो, तुम तो शहर में लौंडियाबाजी कर रहे थे। ऊपर से शहर की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर भी ले आए। अरे माँ, ये शहर की लड़कियाँ तो हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इनका दिल भी बहुत अच्छा है। अरे हमारे गांव में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने शहर की लड़कियों से शादी कर ली? अरे माँ जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? हमने छोटे कपड़े पहने, इसका मतलब हमारे अंदर संस्कार नहीं है क्या? अरे खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी से माँ जी के पैर छू लो। वो 5 तुरंत शीतल के पैर छूती हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं क्या बोलूं? पहले ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, मेरे सपने चूर चूर कर दिए हैं। अरे माँ, अब मान भी जाओ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखना हमारी पत्नियां आपका कितना अच्छे से ख्याल रखेंगी। हाँ, बस यही दिन देखने के लिए रह गए थे। अरे ये शहर की लड़कियां अपना तो ख्याल रख ले पहले, मेरा तो क्या ही रखेंगी। और हाँ, अपनी पत्नियों को समझा दो थोड़ा ढंग के कपड़े पहने घर के अंदर। अरे अगर मोहल्ले के लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे।
ओहो माँ जी, आप तो हमारे कपड़ों पर हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। और इन कपड़ों में क्या बुराई है? देखो कितने फैशनेबल है, और ऐसे कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने ये ड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी मार्केट में। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम अपनी पत्नियों से कह दो कि अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। शीतल अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया है मेरे बेटों ने। मैं तो सोचती थी कि अपने बेटों की शादी संस्कारी और गांव की लड़कियों से करवाऊंगी जो मेरे इस घर को अच्छे से संभाल सकें, लेकिन इन्होंने तो शहर की लड़कियों से शादी करके मेरे सारे अरमानों का कचरा बना दिया। ऐसा सोचकर शीतल थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद शीतल अपने बिस्तर से उठती है और अपने आप से कहती है, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ही उन पांचों को थोड़ा अपने घर के संस्कार सिखाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक शॉर्ट्स पहनकर टीवी देख रही होती है, तो दूसरी टॉवल लपेटकर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है, तो तीसरी हाथ में दारू की बोतल लेकर पैक बनाती हुई पी रही होती है, चौथी सिगरेट पी रही होती है और पांचवी किसी अंग्रेजी गाने पर नाच रही होती है। ऐसे ही वे पांचों कुछ न कुछ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर शीतल अचानक से बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? देखो जरा, ये तो जमीन पर ही सो गई। अरे शराब तो मैं पी रही थी, लेकिन नशा इन्हें चढ़ गया। अरे पागलो, माँ जी सोई नहीं, बेहोश हो गई है। जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। वो पांचों मिलकर अपनी सास शीतल को उठाकर सोफे पर लेटा देती हैं, जिसके बाद सीमा शीतल के पांचों बेटों को बुला लेती है। अरे देखो तो, आपकी माँ को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। जैसे ही सूरज पानी की कुछ बूंदें शीतल के चेहरे पर डालता है, शीतल को होश आ जाता है और वो होश में आने के बाद अपने बेटों से कहती है, अरे करम जलो कमीनों निकम्मो, तुमने तो मेरे भाग्य ही फोड़ दिए। अरे कहाँ से लेकर आए हो इन बेशरम बहुओं को? माँ, हम इनसे प्यार करते हैं। हाँ माँ, इनके बिना नहीं जी सकते। अगर ये न होंगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो अपना हाथ काट कर ही मर जाऊंगा। अरे तरुण बेटा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। माँ, हमारी प्यार को हमसे अलग मत करो। तुम पांचों के प्यार ने तो मेरी जान ले ली है, अब मैं क्या करूं? बेचारी शीतल को न चाहते हुए भी पारुल, सीमा, राखी, रमा और संजना को अपनी बहू स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके चलते उसे उन पांचों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेशर्म बहुओं को गांव के कुछ संस्कार सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पांचों शीतल का सिखाया हुआ एक भी संस्कार सीख नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो शीतल घर से बाहर निकलती तो गांव की औरत उसे ताने देने लगती। अरे देखो, आ गई शीतल। अरे इसके घर में तो 5 शहर की बहुएं आई हैं और पांचों इतनी बेशरम हैं कि इसकी एक भी नहीं सुनती। अरे इसलिए कहते हैं बेटों को अपने सीने से दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। ये सब शीतल सुन लेती है और वो गुस्से से उन दोनों को कहती है, मेरी बहू जैसी भी है मेरे लिए अच्छी है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो और हमारे घर में ताका झाकी करना बंद करो। अपने घर के गार्डन से शीतल की पांचों बहुएं उसकी ये सब बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमने अपने पहनावे और अपने रवैये से माँ जी को बहुत दुख पहुँचाया है। हमारी सास कितनी संस्कारी है और हम कितने बेशरम हैं, लेकिन फिर भी माँ जी ने हमें घर से बाहर नहीं निकाला। और तो और आज उन्होंने हमारे चलते इन औरतों को भी कड़ा जवाब दिया है। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहती हैं, तो हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए। आज से हम सभी संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो पांचों धीरे धीरे अपने आप ही गांव के तौर तरीके और संस्कार सीखना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो अपने पतियों की मदद लेती हैं। देखते ही देखते वो पांचों शहरी और बेशर्म बहू से एकदम गांव की संस्कारी बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर शीतल बहुत खुश होती है और एक दिन अपनी पांचों बहुओं से कहती है, तुम पांचों दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने मेरे चलते गांव के संस्कार भी सीख लिए। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब शीतल अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक सास की 3 चमत्कारी बहुएं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम तीनों? अरे अभी तक घर के काम नहीं करे तुमने। अरे माँ जी, क्या हुआ? हम तीनों यही तो हैं। हाँ माँ जी, कोई बात है क्या जो इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो? अरे तुम तीनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसीलिए तुम्हारी निगरानी करने के लिए मुझे हर बार तुम्हें आवाज लगाकर पूछना पड़ता है। अब ये बताओ वो तीसरी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ माँ जी।
ये लो जी, कर लो बात। अब ये नींद में सोती हुई यहाँ आ गई। अरे माँ जी, मैं नींद में नहीं सो रही हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि मैं नींद में सोने के बाद भी मुझे सब कुछ कैसे दिखाई देता है। तुम तीनों चमत्कारी बहुओं की वजह से मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी 3 बहू है और तीनों चमत्कारी है। हाँ हाँ, तीनों चमत्कारी हैं और तीनों के ही काम उल्टे हैं। एक नींद में सब कुछ देख लेती है, दूसरी जितना मेरे घर में राशन है उससे ज्यादा खा जाती है, और जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो दूसरों के घर में जाकर भी खाती है। तीसरी तो लोगों की चुगली सुनती है और यहाँ से वहाँ बातें बताती है। अब मैं ऐसी अनोखी बहुओं का क्या करूं? संतोष अपनी तीनों बहुओं को जली कटी सुनाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू मायूस होकर घर के काम में लग जाती हैं। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम तीनों चमत्कारी हैं तो माँ जी को तो खुश होना चाहिए ना। अरे खुश होने की बात करती हो, उन्हें तो ये दुख होता है कि हम तीनों के अंदर ये अलग अलग से चमत्कारी शक्तियाँ क्यों है। जो भी हो, हमें अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तीनों अपने घर के कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम से सो लूं। अलीशा जैसे ही सोती है उसे एक सपना आने लगता है। सपने में कोई उसके पड़ोस के घर में सिलेंडर चोरी कर रहा होता है, जिसके बाद वो अचानक से नींद में चलने लगती है और अपने पड़ोस के घर में पहुंच जाती है। जो वो सपने में देख रही होती है वो हकीकत में वहां हो रहा होता है। जैसे ही चोर उसे देखते हैं वो उसे देखकर कहते हैं, ओहो, ये क्या, ये लड़की आंखें बंद करके कैसी चल रही है? मुझे नहीं पता, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ये तो नींद में चल रही है, इसे छोड़ और जल्दी से सिलेंडर उठा और यहाँ से निकल। वो दोनों सिलेंडर उठाकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अलीशा उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे कहाँ बचकर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि मेरी बंद आंखों से भी कोई नहीं बच सकता? अलीशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो इन चोरों को, और कुछ नहीं मिला तो घर का सिलेंडर ही चोरी करने लगे भाई। अरे शर्म के मारे डूब मरो बे। हे भगवान, आज अगर संतोष की बहू ना होती तो पता नहीं मेरे घर से ये चोर क्या क्या नहीं चोरी करके ले जाते। हरिया तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन दोनों चोरों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अलीशा को शाबाशी देता है। अरे बेटी, धन्य भाग हो हमारा जो तुम इस गांव में रहने आई हो, और सबसे ज्यादा भाग्य तो तुम्हारे सास ससुर का है जिसने तुम्हें पाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आगे भी इस गांव में चोरी होगी तो मैं उन्हें जरूर पकड़वाऊंगी, चिंता मत कीजिए आप। इस गांव में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जब भी कहीं चोरी होती है तो अलीशा चोर को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि वो नींद में सोते हुए भी चोरी होने वाली जगह का दृश्य और चोरों की शक्ल देख लेती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने खाना खा खा कर बेचारी संतोष का राशन ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से नंदिनी को कहता है, अरे करम जली करम फूटी, तूने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। अरे कहाँ से लाती है इतना बड़ा पेट? ऊपर से तेरा पेट तो जरा भी टस से मस नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। आखिर जाता कहाँ है इतना सारा खाना? अरे माँ जी, आप तो हमेशा मेरे खाने के पीछे ही मुझे टोकती रहती हो, और कुछ दिखाई नहीं देता है क्या आपको? अरे क्यों दिखाई देगा, जब देखो तू ठूसती रहती है। संतोष ऐसा कह रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आओ आओ आओ, खाने की इस चुनौती को जीत कर जाओ। जो भी 100 समोसे खाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ आओ। ये सुनते ही नंदिनी के मुंह से पानी आ जाता है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप मुझे राशन का ताना दे रही थी, आप देखो
मैं इस कंपटीशन को जीतने के बाद इतना सारा पैसा लेकर आऊंगी कि आपको कभी राशन की कमी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उस आदमी के पास जाती है और अपना नाम लिखवा देती है। भाई साहब, इस चुनौती में आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। वो आदमी नंदिनी का नाम लिख लेता है, जिसके बाद नंदिनी के साथ साथ 10 औरतें और इस कंपटीशन में खड़ी होती है। देखते ही देखते उन सभी के सामने समोसे परोसे जाते हैं, लेकिन इतनी सारी औरतों के होने के बाद भी औरतें समोसे नहीं खा पाती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी एक के बाद एक समोसा खाती जाती है। देखते ही देखते बहुत सारा खा लेती है और 100 समोसे खा जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज लगा है जैसे मैंने कुछ खाया है। नंदिनी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके चलते उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। इनाम जीतने के बाद नंदिनी सारा का सारा पैसा लाकर अपने ससुर संतोष को पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, पूरे 1 लाख है। अब आपको कभी भी राशन डलवाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे ही कंपटीशन जीत कर आपको पैसे लाकर दे दिया करूंगी। ये देखकर संतोष बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया है। मैं तो तुझे निकम्मी समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी ही काम की निकली। उस दिन के बाद से संतोष अपनी बहू नंदिनी और अलीशा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन दोनों की चमत्कारी शक्तियों ने कुछ अच्छा काम किया था। अभी तक सारिका की चमत्कारी शक्ति से तो बस बेचारी संतोष को सुनने को ही मिलता रहता था। अरे संतोष, अपनी बहू को समझा ले, जब देखो यहाँ की चुगली वहाँ करती रहती है। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, कल भी उसने हमारी चुगली दूसरे मोहल्ले की औरतों से जाकर कर दी थी। हम उसके बारे में कुछ कह ही रहे थे और तुम्हारी बहू ने वो सब सुन लिया था। देखो, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है, कितनी बार समझाया है कि लोगों की चुगली यहाँ से वहाँ मत किया करो। अरे आज भी औरतों ने मुझे तुम्हारे चलते कितना सुनाया है। अरे माँ जी, वो सभी औरतें उन बेचारी गरीब बेसहारा लोगों की चुगलियाँ कर रही थी, जिनका तो कोई कसूर भी नहीं था। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? अरे बहू, तुझे क्यों दुनिया से लेना देना है? तू अपने आप से मतलब नहीं रख सकती है क्या? तभी सारिका को कुछ सुनाई पड़ता है। देखो, मैं किसी तरह सबकी बस्तियों के पेपर साइन करवा लूंगा, लेकिन इसमें मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन याद रहे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? ये सुनने के बाद सारिका अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैंने अभी फिर से कुछ ना कुछ सुना है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ लोग हम गांव वालों की बस्ती खाली करवाना चाहते हैं और सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। संतोष ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सारिका उन लोगों को ढूंढने के लिए उनकी आवाज का पीछा करती है। देखते ही देखते वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के हाथ से पेपर छीन लेती है। देखो माँ जी, मैं सच बोल रही थी। ये लोग चालबाजी खेलकर हम गांव वालों को फंसाना चाहते थे और सारी जमीन हड़पना चाहते थे। सारिका और संतोष गांव के सभी लोगों को उन लोगों की सच्चाई बताते हैं, जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं और गांव से भगा देते हैं। जिसके बाद संतोष अपनी बहू सारिका से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बारे में कितना बुरा भला कह रही थी। आज तेरी इस चमत्कारी शक्ति की वजह से हमारे गांव पर आने वाली बहुत बड़ी विपदा थम गई है। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं हम सभी का क्या होता। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही मैं सब की जुबानी इधर से उधर करती रहूंगी।
गांव के सभी लोग सारिका की बात पर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ संतोष को अपनी तीनों चमत्कारी बहुओं पर गर्व होने लगता है। अब उसकी तीनों बहू गांव वालों की मदद करती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। इडली बनाने वाली बीवी। कांचीपुरम में रहने वाला वेंकट अपनी पत्नी मीना कुट्टी के साथ रहा करता था। साउथ के अन्ना के नाम से उसकी जमी हुई इडली की दुकान थी, जहां लोग उसके हाथों की बनी इडली खाने की खातिर दूर दूर से चलकर आया करते थे। इडली की दुकान से वेंकट को प्रतिदिन काफी कमाई होती थी। घर में हर तरह की सुख सुविधा और आर्थिक संपन्नता मौजूद थी। अयो मिनी अम्मा, कहाँ हो? तुम देखो, मैं घर आ गया। अयो, तुम आ गया जी। मैं तुम्हारे वास्ते पानी लेकर आती है। दोनों खाने की टेबल पर बैठे हुए खाते हैं, जहां मीना कहती है, वेंकट, तुम कहा क्यों नहीं रहे? अयो, दिन भर इडली बना बना के उसकी महक से ही पेट भर जाता है। उसी वास्ते ज्यादा भूख नहीं मेरे को। तुमको अपने हाथ का इडली भाता नहीं, और इडली खाने के शौकीन जाने कहाँ से उठकर तुम्हारे हाथ का बना इडली खाने का वास्ते इधर आता। वेंकट अपनी लाजवाब इडली के चलते उस क्षेत्र में छा जाता है, जिससे अब उसे और भी ज्यादा ताबड़तोड़ कमाई होने लगती है। मगर एक रोज उसकी खुशियों को नजर लग जाती है, जब सड़क से गुजर रहे वेंकट को एक गाड़ी बेरहमी से मारकर रवाना हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लाते हैं। ये खबर मिन्ना कुट्टी के कानों तक पहुंचते ही वो अस्पताल भागती है। डॉक्टर साहब, मेरा पति वेंकट अय्यर। मैंने ही आपको उनकी सूचना दी थी। देखिए, सड़क दुर्घटना में आपके पति के पैरों के टखनों की हड्डियां एकदम टूट फूट हो चुकी हैं। अब उनके पैरों में चल सकने की जरा भी जान नहीं बची। कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अब वो जीवन भर अपंग भी रह सकते हैं। ये दुखद खबर सुनकर मीना कुट्टी स्तब्ध रह जाती है और आंसुओं से भर जाती है। पति के इलाज में वो भरसक प्रयास करते हुए तमाम जमा पूंजी फूंक देती है, जिसके चलते अमीरी फकीरी में बदल जाती है। उसके घर के हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। तभी उसे एक फोन आता है। वो हैरानी के साथ भागती है। अन्ना, ये तुम क्या कह रहे हो? तेरा पति अपंग हो चुका है। अब तो वो इडली की दुकान लगाने से तो रहा, तो ऐसे में मेरी दुकान का किराया कैसे निकलेगा? अन्ना, ये इडली की दुकान मेरे पति की खातिर उसकी जीवनी है। उसे मेरा कोई लेना देना नहीं। धनी राम पॉकेट में कुछ नहीं करता, सब रोकड़ा के वास्ते करता है। पैसों का लालची धनी राम दुकान में पड़े इडली के बर्तन इत्यादि को बाहर फेंकता है, जिन्हें लेकर मीना घर चली आती है। मेरे पति के सालों के जिस इज्जत को उस दुकानदार ने बीच सड़क पर नीलाम की थी, मैं मीना कुट्टी वेंकट अय्यर उसे फिर से बनाकर दम लूंगी। जहां एक और मीना कुट्टी के हौसले बुलंदियों के शिखर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा चुकी थी। ऐसे में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। घर से बेघर होकर वो एक गरीब बस्ती में रहने को विवश हो गए। शुक्र है जो मैंने पहले थी वेंकट से इडली की विधि सीख ली थी। अब मैं अपने पति के इडली की दुकान को फिर से जमा के दिखाऊंगी। वो अधिक मात्रा में चावल भिगोकर इडली के सभी बर्तन मांज धोकर इडली का घोल तैयार करती है। हाँ, 5 से 6 घंटों में इडली का घोल एकदम गाढ़ा हो जाएगा। बस मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। वो तड़के भोर उठकर इडली सांभर तैयार करके उन्हें बड़े से हांडी में भरकर बेचने निकल पड़ती है। वेंकट, आज से तुम्हारी जगह मैं इडली बेचने का धंधा शुरू किया, ठीक है? अभी मैं इडली बेचने जा रही हूँ। वो कड़कती धूप में इडली से ठकम ठेल हांडी सिर पर लाद कर गाँव में घूमकर इडली बेचती है। इडली खा लो गरमा न गरम, नरमा नरम इडली खा लो। गांव के कुछ बच्चे इडली का नाम सुनकर उसके पास दौड़े चले आते हैं। हमको इडली खानी है, हमको इडली खानी है, जल्दी से इडली दे दो। मीना कुट्टी उनके डोंगे में इडली और सांभर भर देती है। बच्चे बड़ी खुशी से इडली के चटकारे लगाते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हारी इडली तो एकदम रुई जितनी मुलायम है, हमको और इडली खाना है। सभी बच्चों को उसके बनाई इडली खूब भाते हैं। अब गांव के सभी बच्चे हर दिन इडली वाले के आने की राह ताकते थे, जिसे देख चिनप्पा नाम का एक युवक कहता है, अयो, ऐसा भी कौन सा जादू भरा है तुम्हारे बनाई इडलियों में? आज तो मुझे चक्कर देखना ही पड़ेगा। चिन्नप्पा जैसे ही मीना कुट्टी के हाथों की इडली बनाई खाता है, वो सुरमई अंदाज में कहता है, वाह, अयो तुम्हारे इडलियों में तो जादू है। बनावट में इतना नरम और स्वाद में एकदम लाजवाब।
अब मीना कुट्टी के इडलियों की अच्छी खासी बिक्री होती है, जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाती है। वो घर लौटकर बिस्तर पर पड़े अपने पति से कहती है, वेंकट, तुम्हारी बीवी के बनाए इडली लोगों को खूब भा रहे हैं। देखो मेरी आज की कमाई कितनी ज्यादा हुई है। मीना कुट्टी उन पैसों से एक ठेला खरीद कर इडली बेचने लगती है। वो अपनी इडली का ठेला लेकर जिस भी गांव में पहुंचती, इडली खाने वालों की बड़ी भीड़ जमा हो जाती। कुछ ही पलों में इडली का भगोना एकदम सफाचट हो जाता है। इस ठेले से मेरी बनाई इडली की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। बने हुए इडली की खपत घटते ही मुझे घर नहीं लौटना पड़ता, बल्कि मैं ठेले पर और ज्यादा इडली बनाकर बेच पाती हूँ। तकरीबन 1 महीना बीत चुकने पर मीना कुट्टी इडली की बिक्री से हुए बचत को जोड़कर कहती है, अब मेरे पास इतनी जमा पूंजी जुड़ चुकी है कि मैं मेरे पति की इडली की दुकान फिर खोल पाऊँ। मीना कुट्टी दुकानदार को पैसे थमाकर नए सिरे से वही इडली की दुकान खोलती है। इडली खा लो। घंटों राह ताकने के बाद उसकी दुकान पर इक्के दुक्के लोग इडली खाकर चले जाते हैं। फिर वो कहती है, मैंने इस इडली की दुकान को दोबारा से खोलने में सारी जमा पूंजी झोंक दी है। मैं इतना आगे आकर पीछे मुड़ नहीं सकती। फिर नई दुकान को जमने में थोड़ा समय तो लगता है। धीरे धीरे उसकी इडली की दुकान चल पड़ती है। एक बार उसकी दुकान में तारक और गीतांजलि नाम के एक दंपत्ति आते। तारक, इन इडलियों का स्वाद तो एकदम वेंकट भाई की इडलियों के जैसा है। जी, मैं उसकी बीवी हूँ। आप दोनों का हाथ एकदम नापातोला है। इडलियों का स्वाद टस से मस नहीं हुआ और ये सांभर तो एकदम लाजवाब है। जी शुक्रिया। मीना कुट्टी की इडली की दुकान की बढ़ती कमाई से वो अपने पति का इलाज उच्च कोटि के अस्पताल में करती है, जहां वेंकट एकदम भला चंगा होकर अपने पैरों पर चल फिर पाता है। अयो मेरी अम्मा, मुझे फकर है तुम मेरी बीवी हो, जिसने मेरी इडली के काम को न सिर्फ सराहा बल्कि मेरे स्वाभिमान को अपना श्रृंगार बनाकर इडली की ही दुकान खोली। वेंकट इडली बनाने में अपनी बीवी का भरपूर साथ देने लगा, जिससे कमाई बढ़ती गई और दोनों की खटनी आधे तौर पर बढ़ गई और उनकी इडली की दुकान पर चिनप्पा दस्तक देता है। अयो काका, तुमको मेरा इडली का दुकान किसने बताया? अरे जहाँ देखो वहाँ तुम्हारी ही बनाई इडली का बखान है, और फिर उसे रोज तो तुम्हारे हाथों के बने इडली क्या खाएं लत पड़ गई। कल मेरे घर में शादी है, अतिथियों को इडली सांभर का भूत सवार है और तुमसे मजेदार मुलायम इडली यहाँ पर कोई बनाने से रहा। ये मेरे पति हैं। अरे भाई, तुम्हारा भाग्य बड़ा बलवान है। तुम्हारी बीवी क्या इडली बनाती है, जो खाता है इडली के स्वाद में ही खो जाता है। अगली भोर दोनों इडली के बर्तनों और सामान लेकर शादी में पहुंचते हैं, जहां वो मिलकर इडली सांभर इत्यादि तैयार करते हैं। कमाल हो गया भाई, इस इडली के लाजवाब स्वाद ने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी मात दे दी। ये तारीफों के पुल बांधना है तो मेरी बीवी के लिए बांधिए, क्योंकि ये दमदार इडली उसी ने बनाया है। अंत में उनकी इडली की दुकान पर पुराने और नए ग्राहक का जमावाड़ा लग जाता है। साथ ही अब उनकी इडली को शादी पार्टी में भी पहचान मिलने लगती है, जिससे उन्हें खूब सारा मुनाफा होता है और अच्छे दिन फिर लौट आते हैं। वो इडली की दुकान के बलबूते पर दुकान और मकान पक्के तौर पर अपने नाम कर लेते हैं।